नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल में। और सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, आज हमारा सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर 31 चलने वाला है। आज हमारा टेस्ट नंबर 31 चलने वाला है, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपना अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे चैनल पर रोजाना रात 8:30 बजे जीके का टेस्ट होता है, जिससे आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो मैं टेस्ट शुरू कर देता हूं। जल्दी से सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, रोजाना रात 8:30 बजे चैनल पर हमारे टेस्ट शुरू हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सवाल नंबर पहला स्क्रीन पर लगा दिया गया है। सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार और सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे सवाल नंबर पहले का जवाब दे दीजिए, बिना समय बर्बाद किए। सुपर फास्ट टेस्ट होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन किसे निर्दिष्ट करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। केंद्रीय विधानमंडल के दो सदनों में विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, या डी प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। सभी लोग जल्दी से अपना सही जवाब बताइए। तो याद रखना, जो द्वैध शासन सिद्धांत होता है वो प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन करता है। तो द्वैध शासन के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। भारत में औसतन कितनी बरसात होती है? औसतन कितनी बरसात होती है? 112 से 125 सेंटीमीटर, 130 से 145, 105 से 140 और 125 से 145 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक बरसात बतानी है, तो 112 से 125 सेंटीमीटर के मध्य ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 कहता है, संकोश नदी सीमा बनाती है, किस किस राज्य के बीच में सीमा बनाती है संकोश नदी? बिहार, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं पश्चिम बंगाल और बिहार एवं झारखंड। किन दो राज्यों के बीच संकोश नदी सीमा बनाती है? जिस जिस बच्चों ने, जिस जिस विद्यार्थी ने यह सवाल पढ़ा हुआ है, जल्दी से इसका सही जवाब अपना टाइप करिए और पूरा टेस्ट देना, आखिरी तक पूरा टेस्ट देना। बहुत नॉलेज आपको आज मिलने वाली है हमारे टेस्ट नंबर 31 से। और बाबू, ये पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। डेली अपना टेस्ट दीजिए, बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल मुफ्त होता है। केवल 50 से 60 मिनट ही तो देनी है। अपनी जिंदगी बनाने के लिए 50 से 60 मिनट देना रोजाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जिंदगी आप ही की बनेगी। तो संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। सवाल नंबर 4, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? जल्दी बताइएगा, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा पर, यमुना, व्यास, ताप्ती? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कौन सी नदी पर बनाया गया? पोंग बांध की बात हो रही है। जो जो बच्चा जानता हो जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। और एक बात सभी बच्चे नोट करके लिख लो, पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर कहते हैं। जल्दी से लिख लो, इसका एक हेडिंग में बना लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये बच्चों व्यास नदी पर स्थित है। व्यास नदी पर
स्थित है। महाराणा प्रताप सागर बांध भी इसको कहते हैं, पोंग बांध को, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर स्थित है। आइए सवाल नंबर 5 की ओर। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा जुलाई 2018 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है। विशाल भूमिगत झील है, उसका पता किस ग्रह पर चला है। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा, बताइए, जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके अनुसार किस ग्रह पर एक बहुत बड़ी भूमिगत झील है। जल्दी बताइए सवाल नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा। और जो जो बच्चा क्लास के साथ जुड़ चुका है, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। और अभी क्लास शुरू हुई है, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इस टेस्ट को शेयर कर दीजिए। तो ऐसी झील का पता मंगल ग्रह पर चला है। किस पर चला है बच्चे? मंगल ग्रह पर चला है। मंगल ग्रह पर चला है। जनसंख्या के अनुसार, जनगणना जो 2011 हुई थी, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या को देखते हुए निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लगाना है। तो जनसंख्या किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी कम है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में लगाइए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है जब इस प्रकार का सवाल आता है। तो सभी बच्चे याद रखना, ये इसका सही जवाब 4 3 2 1 हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, मैंने आंसर बता दिया, 4 3 2 1। अभी देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी, फिर उससे कम महाराष्ट्र, फिर उससे कम बिहार, फिर उससे कम आंध्र प्रदेश की है। देखो, इसका आंसर बी हो जाएगा, 4 3 2 1। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ओके बच्चों, सवाल नंबर 7 की ओर आ जाते हैं। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां है? मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपको बतानी है, कहां है? जल्दी बताइए, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र। बिल्कुल बेटा, सुपर फास्ट टेस्ट चल रहा है ये। आप अपना सही सही जवाब बिल्कुल स्पीड में कमेंट करिएगा। बिल्कुल टॉप लेवल में स्पीड स्पीड में कमेंट करिए जल्दी से। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां है? जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, हैदराबाद में स्थित है। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां है? तो बच्चों, हैदराबाद में ये स्थित है। आइए सवाल नंबर 8 की ओर। देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर हाईएस्ट किस में है? महिला साक्षरता दर कह सकते हैं। किस केंद्र शासित राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी या दमन एवं दीव, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां है? तो सभी लोग याद रखना, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर है। लक्षद्वीप इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक या 16 दिनों तक। जल्दी जल्दी सभी बच्चे अपना सही सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिएगा।
चलिए बच्चा, तो 14 दिनों तक, क्या इसका सही जवाब होगा? 14 डेज। बड़ा फेमस सवाल है, 14 दिनों तक। आइए, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? बारिश कितनी होनी चाहिए, कितनी बारिश कहां होती है और किस मात्रा में होती है, वो डिपेंड किस चीज पर करता है? जल चक्र पर, तापक्रम पर, वायुमंडल में नमी पर, या हवा के दबाव पर? बारिश कितनी होती है, बारिश की जो मात्रा होती है, वो निर्भर, डिपेंड किस पर करती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, जल चक्र, तापक्रम, वायुमंडल में नमी पर, हवा के दबाव पर। जल्दी बताइए अपना सही जवाब क्या होगा। चलिए बच्चा, तो सभी प्यारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? वायुमंडल में कितनी नमी है, इसके ऊपर वर्षा की मात्रा निर्भर होती है। इसी के ऊपर बरसात की मात्रा डिपेंड करती है, वायुमंडल में नमी पर। आम्र वर्षा क्या है? देखिए, आम्र वर्षा क्या है? आमों का टपकना, आमों की फसल है, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल की बारिश है, या आमों की बौछार है? आम्र वर्षा क्या है? जल्दी बताइए, सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? आम्र वर्षा क्या है? तो सभी दोस्त ध्यान से सुन लीजिएगा। आम्र वर्षा बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल की बारिश को कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आईएएस की परीक्षा में आया हुआ सवाल है, यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया हुआ है। आम्र वर्षा बिहार बंगाल में जो मार्च और अप्रैल में बारिश होती है, उसको आम्र वर्षा कहा जाता है, कहा जाता है। आइए सवाल नंबर 12 की ओर। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या कहलाता है? देखो, कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु, देखो तमिलनाडु में है, सभी जानते हैं, है कहां? अन्नामलाई, मयकगिरी, नीलगिरी, अनाईमुड़ी? जल्दी बताइए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु कहां है? चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, नीलगिरी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का नीलगिरी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों, सवाल नंबर 13 की ओर। विजयनगर के उस पहले शासक को चुनिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी में। विजयनगर के उस पहले शासक को चुनिए जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम, देवराय द्वितीय, या हरिहर द्वितीय? जल्दी बताइए, विजयनगर के उस शासक का नाम जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, और वो विजयनगर का पहला शासक था। तो सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे, हरिहर द्वितीय। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। अपने जितने क्वेश्चन गलत होते जाए, एक कॉपी पे लिखते रहिए कि मेरा एक गलत, दो गलत, तीन गलत, ऐसे लिखते रहिए, अपना टेस्ट दीजिए। बिल्कुल अब समय को पास मत करिए, टाइम पास अपना मत करिए किन्हीं भी बेकार की चीजों में। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। सवाल नंबर 14, किस अंग्रेज व्यक्ति ने जहांगीर से खान की उपाधि प्राप्त की थी? किस अंग्रेज ने जहांगीर से खां की उपाधि प्राप्त की थी? जल्दी बताइए। जल्दी अपना सही जवाब बताइए बच्चा। किस अंग्रेज व्यक्ति ने जहांगीर से खान की उपाधि प्राप्त की थी? जल्दी सही जवाब बताइएगा। कैप्टन हॉकिंस, एडवर्ड टेलर, सर थॉमस रो, या कोलंबस? तो सभी बच्चे याद रखना, कैप्टन हॉकिंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैप्टन हॉकिंस ने ही जहांगीर से खान की उपाधि प्राप्त की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? सवाल नंबर 15 पूछता है आपसे, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? जल्दी बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी?
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बतानी है, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ या लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी बतानी है, तो सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। सवाल नंबर 15 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो याद रखना, किस अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त हुई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? जफर खान। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जफर खान इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 17, डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है, यानी डॉल्फिन किस श्रेणी में आती है? उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी या मीन राशि? डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन किस किस वर्ग में आती है? तो स्तनधारी होती है। क्या होती है बच्चे? स्तनधारी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका, आगे भी आ सकता है, बिल्कुल याद रखना, डॉल्फिन स्तनधारी होती है। याद रखना। सवाल नंबर 18 क्या कहता है, जब हम मांस खाते हैं, यानी बकरी भेड़ का मटन खाते हैं, मांस खाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। जब हम मांस खाते हैं, यानी बकरी भेड़ का मटन जब हम खाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? जल्दी बताइए, कौन से उपभोक्ता हम बन जाते हैं? चलिए, तो सभी बच्चे याद रखना, जब हम भेड़ बकरियों का मटन खाते हैं, तब हम द्वितीय उपभोक्ता बन जाते हैं। कौन से उपभोक्ता? हम बेटा तब द्वितीय उपभोक्ता बन जाते हैं, सेकंड कंज्यूमर हम बन जाते हैं। आइए सवाल नंबर 19, पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? डेट के साथ आपको बताना है। देखो, सन तो सब याद रखते हैं, सन तो सब याद रखते हैं 1975, लेकिन तारीख पे तारीख कोई याद नहीं रखता। सवाल नंबर 19 कहता है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? कब छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट? तो सवाल नंबर 19 है, तो तारीख भी 19 याद रखना, 19 अप्रैल और 1975। 19वां सवाल है, 19 अप्रैल 1975 ही जवाब है। 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई? राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई? सही सही जवाब अपना देते रहिए। राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो या भिलाई? तो मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक भिलाई है। इसको डी ऑप्शन बताने वालों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भिलाई। सीमेंट उत्पादन में पहला राज्य बताइए कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में भारत का पहला राज्य बताना है तुम्हें, कौन सा पहला राज्य है? जल्दी बताइए, सीमेंट उत्पादन में पहला राज्य बताना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? जल्दी बताइएगा। तो सभी बच्चे याद रखना, सीमेंट उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है, और सीमेंट के सबसे ज्यादा कारखाने एमपी में ही है। सबसे ज्यादा कारखाने मध्य प्रदेश में है सीमेंट के। आइए जल्दी से सवाल नंबर 22 की ओर। पदार्थ का संवेग यानी कि मोमेंटम जिसे कहते हो, और वेग यानी वेलोसिटी का अनुपात
कौन सी भौतिक राशि के अनुपात से, यानी इन दोनों को अगर भाग कर दिया जाए, मोमेंटम को P अपॉन V से भाग कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? ठीक है बच्चे, P अपॉन V बताना है क्या होता है, तो सभी लोग जानते होंगे P इज इक्वल टू होता है, यानी मोमेंटम होता है m इंटू वी, m इंटू वी, और नीचे वेलोसिटी रख दोगे तो V से V डिवाइड कट जाएगा, क्या बचेगा? मास बचेगा, यानी द्रव्यमान बचेगा। सभी लोग जानते हो ना, मोमेंटम P से डिनोट होता है, P बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी से ही आप इसको ये अनुपात बनवा रहा है, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगी, क्या बचेगा? आपके पास मास रह जाएगा, द्रव्यमान रह जाएगा। आइए सवाल नंबर 23, ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? सभी लोग जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? नीलगिरी, अरावली, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा? कंफ्यूज मत होना, बड़ा सिंपल सा इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताइए, ब्लू माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए, तो बेटा नीलगिरी को ही जाना जाता है, नीला मतलब ब्लू होता है, तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी को ही कहते हैं। बताओ भोटिया जनजाति कहां पाई जाती है? बताइए जल्दी। जैसे जौनसारी उत्तराखंड के हाँ, उत्तराखंड के देहरादून में सबसे ज्यादा पाई जाती है ना जौनसारी, बताया था पिछली क्लास में, पिछली क्लास में बताया था ना, जौनसारी देहरादून में पाई जाती है सबसे ज्यादा। चलिए, तो बेटा भोटिया जो जनजाति है ये उत्तराखंड में ही पाई जाती है, क्या होगा इसका सही जवाब? उत्तराखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए इसी के साथ सवाल नंबर 25 की ओर। देश की पहली सीएनजी प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन बतानी है तुम्हें, कौन सी है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश की पहली सीएनजी से चलने वाली यानी प्राकृतिक गैस इंजन वाली ट्रेन कौन सी है? सीएनजी का मतलब होता है प्राकृतिक गैस, ठीक है, बताओ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली पहली ट्रेन बतानी है, भारत की पहली ट्रेन। तो ये रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा, नई दिल्ली गाजियाबाद डेमू सेवा, सराय रोहिला सादरा डेमू सेवा, या फिर नई दिल्ली बिहार डेमू सेवा? जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चा, कौन सा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? भारत में जो पहली सीएनजी की ट्रेन चली थी वो कहां से कहां तक चली थी, ये बताना है। तो रेवाड़ी से रोहतक तक, नई दिल्ली से गाजियाबाद तक, सराय रोहिला से शाहदरा तक, या नई दिल्ली से बिहार तक? जल्दी बताइएगा कमेंट करके। और ये डेमू, ये जो डेमू डेमू लिखा हुआ है ना बार बार, DEMU, आप ट्रेनों पर लिखा देखेंगे डेमू, है ना, DEMU, तो डेमू की फुल फॉर्म भी लिख लो, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। डेमू की फुल फॉर्म लिख लो, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होती है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होती है किसकी? डेमू की फुल फॉर्म होती है ये, ठीक है बच्चा। तो मैं बता देना चाहता हूं, भारत की पहली सीएनजी जो ट्रेन थी वो रेवाड़ी रोहतक डेमू थी, रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा, और डेमू की फुल फॉर्म डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। रेलवे वालों ध्यान से सुन लेना भाई, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है। आइए सवाल नंबर 26 की ओर। पौधे के किस घटक से, पौधे के किस घटक से पुष्पन के लिए उत्तेजना प्राप्त होती है? ठीक है बच्चा, पौधे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, तो बताइए पौधे के किस घटक से पुष्पन के लिए उत्तेजना प्राप्त होती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बाबू पत्ते से शुरू हो जाती है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए जल्दी से अपने टेस्ट के सवाल नंबर 27 की ओर। आइंस्टाइन को, एल्बर्ट आइंस्टाइन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये बताना है तुम्हें, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? आप एकशीता के सिद्धांत के लिए,
बोस आइंस्टाइन इक्वेशन के लिए, सहंति एवं ऊर्जा की तुल्यता के लिए, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? बताइए। जल्दी बताइए, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो सभी बच्चे याद रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। डी ऑप्शन जिस जिस बच्चे ने कमेंट किया बिल्कुल सही जवाब था उसका। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आइए सवाल नंबर 28, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? मैं चाहता हूं इस सवाल का उत्तर मेरा एक एक प्यारा बच्चा दे, एक एक बच्चा दे। और देखो सभी बच्चे जरा क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी से क्लास का लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास क्लास को अभी के अभी शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी बच्चे मिलकर एक बार क्लास को जल्दी लाइक कर दीजिए। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और बेटा गणित की 10 क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जिस जिस बच्चे ने मैथ की यूट्यूब पर मेरी 10 की 10 क्लासें ना देखी हो, भाई सभी बच्चे सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है 10 की 10 क्लासों को जरूर जरूर देख लेना। पूरे अंक गणित के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो दिल्ली पुलिस, रेलवे और यूपीएसआई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन उसमें मैं धीरे धीरे पढ़ाने लग रहा हूं। तो 10 की 10 गणित की क्लासों को सभी बच्चे देख लेना, ठीक है बच्चा। और कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आप जानते ही होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह होता है ये, पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। सवाल नंबर 29, एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना कहां है? यानी जहां पूरे का पूरा रेल का डिब्बा ही तैयार हो जाता है, वहां किसी दूसरे कारखाने से कोई सामान लाने की जरूरत नहीं होती। पूरा रेल का डिब्बा कहां बन जाता है? हरिगर में, पेरंबूर में, बंगलुरु में, या जमशेदपुर में? जल्दी बताइए, एक समग्र रेल डिब्बा कहां बन जाता है भारत में? तो पेरंबूर में बन जाता है। सभी लोग बिल्कुल करेक्ट जवाब दीजिएगा, पेरंबूर याद रखना भाई। जरा कमेंट करके मुझे कौन बताएगा पेरंबूर कहां है? जरा कमेंट करके कौन बच्चा बताएगा पेरंबूर कहां है? बताइए जल्दी से, पेरंबूर कहां है जहां समग्र रेल डिब्बा कारखाना स्थित है? कमेंट करिए। आइए सवाल नंबर जल्दी से 30 की ओर। पंजाब में कौन सा स्थल होजरी उद्योग के लिए फेमस है? होजरी उद्योग के लिए फेमस है पंजाब का कौन सा स्थल? जालंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, अमृतसर? जल्दी बताइए। तो सभी लोग याद रखना, पंजाब का जो लुधियाना है ना, वो होजरी उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। जैसे मेरठ शहर लकड़ी उद्योग के लिए फेमस है, खेल कूद के सामानों के लिए फेमस है ना मेरठ। आप मेरठ में जाइए, कोई भी सामान खरीद लीजिए। तो पंजाब का जो लुधियाना है वो होजरी उद्योग के लिए बड़ा ही फेमस है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है जो बेटा भारत में ही बना? 31वां सवाल कहता है, स्वदेशी तकनीक से बना हुआ परमाणु संयंत्र कौन सा है? ज्वार सागर, तारापुर, रावत भाटा, या कलपक्कम? मैं हिंट दे देता हूं, इनमें से तमिलनाडु में है वो, इनमें से वो तमिलनाडु में ही है भाई। तो जो भारत ने ही बनाया, स्वदेशी तकनीक, अपनी खुद की तकनीक भारत की। जल्दी बताइए, जो अपनी तकनीक से बना हुआ है वो कौन सा है? तो सभी लोग याद रखना, कलपक्कम। कलपक्कम जो तमिलनाडु में है वो स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। कौन सा बच्चे? कलपक्कम इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए जल्दी से सवाल नंबर 32 की ओर हम आते हैं। भारत में अधिकांश जल विद्युत शक्ति ग्रह किस नदी प्रणाली पर आधारित है या निर्मित है? यानी भारत में जो सबसे ज्यादा विद्युत शक्ति
तैयार की जाती है वो किस नदी प्रणाली पर तैयार की जाती है? जल विद्युत शक्ति। कौन सी नदी भारत की ऐसी है जिस पर भारत सबसे ज्यादा जल विद्युत शक्ति ग्रह स्थापित किए हुए है और सबसे ज्यादा जल विद्युत शक्ति वहां पर बनती है? पानी से बिजली सबसे ज्यादा किस नदी का सहारा लेकर भारत बनाता है? मेन शब्दों में कहूं तो पानी से, यानी किस नदी से भारत सबसे ज्यादा बिजली बनाता है, ये सवाल है। तो गंगा यमुना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा यमुना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो एक सवाल और पढ़ो इसी के ऊपर। देश में कुल विद्युत उत्पादन में जितनी भी बिजली देश में बनती है, ताप विद्युत का योगदान कुल कितने परसेंट है? ताप विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? ताप विद्युत, ताप विद्युत का योगदान भारत में जितनी भी बिजली बनती है, ताप विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत है? 69% है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 69%। बताओ शारदा बैराज कहां है? यह बड़ा फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी परीक्षा के लिए। शारदा बैराज कहां है? भूटान और भारत के बीच, भारत नेपाल के बीच, बिहार नेपाल के बीच, या फिर भारत चाइना के बीच? शारदा बैराज बताना है। सवाल नंबर 34। जल्दी से सभी बच्चे देखो, क्लास को लाइक कर दो। सभी बच्चे जो जो अभी अभी क्लास के साथ जुड़ा हो, रेनबो परिवार में सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से क्लास को सभी बच्चे लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बस 16 सवाल बचे हैं, 50 सवालों का टेस्ट हो रहा है ये आपका। बिल्कुल। तो शारदा बैराज मैं तभी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? शारदा बैराज की बात हो रही है, भारत नेपाल के बीच स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल, काली नदी पर है ये। शारदा बैराज काली नदी पर बना हुआ है और भारत नेपाल के बीच है, नोट करके लिख लेना। शारदा बैराज काली नदी पर है और भारत और नेपाल के बीच है। बताइए तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? तमिलनाडु में जो बारिश होती है, तमिलनाडु में बरसात होने का कारण बताइए। उत्तर पश्चिमी मानसून, पश्चिमी अवदाब, पूर्वी अवदाब, या उत्तरी पूर्वी मानसून? बताइए तमिलनाडु में बरसात होने का क्या कारण होता है? उत्तरी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी अवदाब, पूर्वी अवदाब, या उत्तरी पूर्वी मानसून? बात हो रही है तमिलनाडु की। जल्दी से कमेंट करिएगा, मैं सभी लोगों के कमेंट देख रहा हूं। सभी लोग सही सही जवाब कमेंट करिएगा। कोई भी बच्चा इधर उधर की बातें नहीं करेगा, सिर्फ अपने सवालों पर ध्यान दीजिए। 35वां सवाल का उत्तर उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाएगा, यानी तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से बरसात होती है। आइए सवाल नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा बरसात प्राप्त करता है? यानी सीधे शब्दों में कहूं तो भारत में किन पर्वतों पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, खासी पहाड़ियां, या नीलगिरी? ये जो खासी पहाड़ियां हैं ये मेघालय में है, ठीक है ना? वे खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, ठीक है? बताइए जल्दी, कौन सा पर्वतीय क्षेत्र सबसे ज्यादा बरसात प्राप्त करता है? चलिए, तो कौन सा पर्वतीय क्षेत्र है? तो बेटा खासी पहाड़ियां। कौन सा? खासी पहाड़ियां, जो मेघालय में स्थित है। कहां स्थित है बच्चे? मेघालय में स्थित है खासी पहाड़ियां। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। सवाल नंबर 37 क्या कहता है? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। सवाल नंबर 37। इंसुलिन, जल्दी बताइए। जिसकी कमी से शुगर भी हो जाती है,
इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है किसके द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस द्वारा या एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। इंसुलिन का उत्पादन किस में किया जाता है, कौन करता है? तो सी ऑप्शन सही है, आइलेट्स ऑफ लेगरहैंस द्वारा। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 38, पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का आधार क्या है? जो पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होता है, आरक्षित होती है सीटें, कि भाई 1 साल सीटें जाएगी आपकी जनरल कैटेगरी के पास। होता है ना गांव में, जब चुनाव होते होंगे गांव में, तो जब पंचायत का अध्यक्ष चुना जाता है, तो बेटा जब सीटें आती है तो वो कैटेगरी वाइज आती है, सुना होगा तुमने। तो बेटा वो किस आधार पर बंटती है सीटें? लिंग जाति के आधार पर। ये याद रखना आप लोग बेटा, लिंग और जाति के आधार पर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, लिंग एवं जाति के आधार पर। सवाल नंबर 39, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में है? सवाल नंबर 39 क्या कहता है? मैं क्लास को बिल्कुल बड़ी नहीं कर रहा, बिल्कुल क्लास को मैं लंबा नहीं लेके जा रहा, मुझे कोई वॉच टाइम की जरूरत अब नहीं है। आप बस जल्दी से अपना टेस्ट करिए, बस आपको अपना टेस्ट एंड तक देना है। तो सभी लोग याद रखना, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में है? तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब हिंद महासागर हो जाएगा। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। कहां है बच्चे? हिंद महासागर में स्थित है। आइए सवाल नंबर 40 की ओर। एड्स शोध संस्थान कहां है? राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहां स्थित है? जल्दी बताइएगा। तो सभी लोग याद रखना, सवाल नंबर 40 का सही जवाब पुणे हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान आपकी पुणे में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है, पुणे। सवाल नंबर 41, सन्यासी विद्रोह जो भड़का था वो कहां भड़का था? सन्यासी विद्रोह अवध, हरियाणा, पंजाब या बंगाल? जल्दी बताइए, सन्यासी विद्रोह कहां भड़का था? जल्दी कमेंट करके बताइएगा, सन्यासी विद्रोह कहां भड़का? सन्यासी विद्रोह कहां भड़का? तो सभी बच्चे याद रखना, सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल में भड़का था। सभी बच्चे इस सवाल को बिल्कुल मत भूलना, सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल में भड़का था। आइए सवाल नंबर 42 क्या कहता है? दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला देश बताना है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा वृद्ध लोग रहते हैं। दक्षिण एशिया की बात हो रही है, दक्षिण एशिया की बात हो रही है। बस 8 सवाल आपके टेस्ट में बचे हैं, केवल 8 क्वेश्चन आपके टेस्ट में बचे हुए हैं। सभी लोग टेस्ट को एंड तक लगाना और 50 सवालों में अपना स्कोर देख लेना। बिल्कुल हीरे क्वेश्चन लेकर आता हूं तुम्हारे लिए, बिल्कुल मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जीके। तो दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या वाला देश श्रीलंका है, जहां सबसे ज्यादा प्रतिशत है वो श्रीलंका है। आइए सवाल नंबर 43, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? जल्दी बताइएगा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति, तीनों शब्द याद रखना भाई, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। सवाल नंबर 43 की बात हो रही है कि यह नई आर्थिक नीति किस पीएम ने घोषित की? तो सभी बच्चे याद रखना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नरसिम्हा राव। क्या हो जाएगा? नरसिम्हा राव बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ कौन सा युग्म सम्मिलित है, सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित है? लानोस यूरोप में घास के मैदान है, कंपास ब्राजील में है, ये कैंपास है, सेलवास दक्षिण अफ्रीका या उपरोक्त सभी? सभी सही है, जल्दी बताइएगा। तो सभी लोग याद रखना, कंपास या कैंपास ब्राजील में है, बाकी सभी सुमेलित नहीं है। दूसरा करेक्ट है, कंपोस ब्राजील। सवाल नंबर 45, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी वर्ष 1942
ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यूपी में निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बेटा इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या गोरखपुर। तो सभी बच्चे याद रखना, बलिया इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलिया। और सवाल नंबर 46 पॉलिटी का द मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसदीय प्रक्रिया जो होती है उसमें गिलोटिन एक शब्द होता है, गिलोटिन शब्द का अर्थ तुम्हें बताना है संसदीय प्रक्रिया में। सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए। जो जो बच्चा अभी अभी क्लास के साथ जुड़ा है, थोड़ी देर पहले जुड़ा है, प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर करना मत भूलना। और जिस किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से रेनबो गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि डेली टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल पर रोज रात 8:30 बजे जीके का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कभी 40 और 50 प्रश्न होते हैं। आज 50 सवालों का टेस्ट है। ठीक है बच्चे। तो संसदीय प्रक्रिया में जो गिलोटिन शब्द होता है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधेयक पर बहस को जारी रखने की स्थिति को कहते हैं। गिलोटिन का मतलब विधेयक पर नहीं, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। विधेयक पर बहस को जब खत्म कर दिया जाता है तो उस शब्द को, उस प्रक्रिया को, उस पूरे प्रोसेस को गिलोटिन के नाम से जाना जाता है। विधेयक पर बहस को बंद कर देना। आइए सवाल नंबर 47, अनुच्छेद 120 बता दो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट। 47 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। संविधान का अनुच्छेद 120 के तहत किसकी कार्यवाही की भाषा के संबंध में प्रावधान है? यानी कि अनुच्छेद 120 के तहत इन चारों में से किसकी कार्यवाही की भाषा के संबंध में प्रावधान है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या संसद? इसका जवाब तुम मुझे बताओगे, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं। सभी लोग अपना अपना सही जवाब दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 120 के तहत किसकी भाषा के संबंध में नियम है? संसद की, लोकसभा की, राज्यसभा की या विधानसभा की? चलिए तो मैं बता देता हूं, संसद इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। 120वां जो अनुच्छेद है वो संसद की भाषा के संबंध में प्रावधान बताता है। और अगला सवाल देखिए, देखो, हाँ, मैं आपको इसमें बता देता हूं। देखो, राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई में, देखो जैसे केंद्र में संसद होती है और संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होता है जिसके भी दो अंग होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। एक विधानसभा और एक विधान परिषद। मैं फिर बता रहा हूं, ये लोग, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कंफ्यूज करता है, क्या लोकसभा, क्या विधानसभा, क्या विधान परिषद। तो मैं सुन लो ध्यान से। जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में क्या होते हैं? विधानमंडल होते हैं। और विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, एक तो आपका विधानसभा, और जो जो राज्य चाहता है वो राज्य अपना विधान परिषद भी रख सकता है। ठीक है बच्चे। जहां वर्कलोड ज्यादा होता है, बड़ा राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है ना, उसमें क्या क्या है? विधानसभा भी है और तेरा विधान परिषद भी है। ठीक है बच्चे। चलिए, तो राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? देखो ये सवाल में बना कुछ और रहा था पर बन कुछ और गया। इसका करेक्ट जवाब है अनुच्छेद 210। देखो दोनों को आप कोरिलेट कर लो बेटा, दोनों को कोरिलेट कर लो। अगर अनुच्छेद 120 की बात करें तो संसद की भाषा, और 210 की बात करें तो जो राज्य में विधानमंडल होता है उसकी भाषा। सवाल नंबर 48 का उत्तर 210 हो जाएगा।
आर्टिकल 210 हो जाएगा। अभी पीडीएफ में आपको 10 मिनट बाद दे दूंगा, उसमें आपको बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिलेंगे जिसका जवाब आपको 210 देना होगा। आइए सवाल नंबर 49 की ओर। 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा कहां दिया गया? 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा बच्चों कहां दिया गया? जल्दी बताइए। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जल्दी बताइए। डेली टेस्ट दिया करो बच्चों। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। आज हमने केवल 45-46 मिनट में 50 सवाल कर लिए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डेली इतने ही समय में क्लास हम सुपर फास्ट टेस्ट लिया करेंगे ताकि बच्चों का ज्यादा समय भी बर्बाद ना हो और सभी लोग क्लास को एंड तक देखते रहें। तो 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा आंध्र प्रदेश में दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। आइए सवाल नंबर 50। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? देखो शून्यकाल क्या होता है। संसद में 12 बजे के बाद शून्यकाल शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका नाम शून्यकाल क्यों पड़ा? कोई लॉजिक बता सकता है इसके पीछे का? कोई बच्चा है जो इसके पीछे का लॉजिक मुझे बताए कि संसदीय व्यवस्था में इसे शून्यकाल क्यों कहते हैं? देखो शून्यकाल जो होता है वो मिड डे में शुरू होता है। करेक्ट 12 बजे शून्यकाल संसद में शुरू हो जाता है। इसको शून्यकाल ही क्यों कहते हैं? देखो छोटा सा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं। जब 12 बज जाते हैं तो करेक्ट जब 12 बज जाता है तो उस समय पर जो टाइम होता है वो 12:00 होती है ना। 12:00, 12:00। उन्हीं दोनों 00 से इसका नाम शून्यकाल पड़ गया। तो इसको तो भूलना ही मत। शून्यकाल का मतलब यदि कोई टीचर बता दे तो बेटा क्या मजाल उसका विद्यार्थी भूल जाए कि शून्यकाल कब से शुरू होता है। अरे भाई, जब करेक्ट 12 बज जाते हैं तो 12 बजे के बाद करेक्ट 12 बजते ही डबल जीरो आ जाती है 12 के पीछे। ठीक उन्हीं डबल जीरो से इसका नाम शून्यकाल पड़ा। और ये किस देश की देन है? तो ये बेटा अपने भारत की देन है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन ये भारत की देन है। शून्यकाल कहते हैं क्योंकि 12:00 पे शुरू होता है, इसीलिए इसका शून्यकाल नाम दिया गया। अब सभी बच्चों को टेस्ट आज का कैसा लगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। सभी बच्चों को जल्दी से टाइप करना है। और देखो अब क्लास समाप्त हो गई है, टेस्ट आज का खत्म हो गया। पूरे 50 सवालों का, ज्यादा 47 मिनट हुई है अभी हमारी क्लास को। देखो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जहां जहां भी आप शेयर कर सकते हो क्लास को 4-5 जगह शेयर कर दीजिए। क्योंकि हमारा चैनल अभी अभी नया नया बना है। वैसे तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हो, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे काम करने की बहुत ऊर्जा इससे मिलती है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे निरंतर मिल रहा है, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। हकीकत में दिल से धन्यवाद अपने विद्यार्थियों को मैं देता हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से क्लास शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको 10 मिनट बाद मिल जाएगी। अब मैं सभी को बाय बाय कहता हूं। मिलते हैं सुबह 5:15 वाली क्लास में। सभी लोग सुबह 5:15 वाली करंट अफेयर की क्लास जरूर देखा करिए। ठीक है बच्चे, क्लास को शेयर कर देना। और जिसने अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली हाजिर हो जाया करो। करेक्ट 8:30 बजे टेस्ट होता है जीके का, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, सभी को गुड बाय। सभी अपना ध्यान रखिए। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।